Good evening, students. Good evening, everyone. Okay, so there is Janvi Ahmednagar here. Okay, बाकी सारे तो अपने बच्चे हैं. ठीक है. All right. So let's start the class then without any further delay. So as you know, we have started the chapter cell, the unit of life. इसको बेटा हमने आधा खत्म कर लिया था. बाकी जो भी आधा बचा है वो अभी खत्म करने वाले हैं. जो बच्चे शिलोंग रीजन के हैं, कंबाइन होके यहाँ पे आए हैं, बेटा लेट मी टेल यू, मैंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर को खत्म कर लिया है. ओके, सेल साइकिल सेल डिवीजन का चैप्टर खत्म हो गया है. ये चैप्टर रिमेनिंग था, तो ये चैप्टर चल रहा है. और आई थिंक दैट दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड टू यू, बट नॉट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना. तो वो थोड़ा वाइस वर्सा हो गया है. यू माइट बी फीलिंग लाइक हाँ भाई यही क्लास रिपीट हो रही है, तो आई कांट डू एनीथिंग. ओके, सो जो पुणे के बच्चे हैं, पुणे रीजन के, उन बच्चों को मैंने नहीं करवाया है, तो उनके लिए ये क्लास है. ऑलराइट, ओके. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस. यहाँ पे क्वेश्चंस मैं पूछते जाऊंगी, आंसर करते जाइए, ताकि कम्युनिकेशन दोनों के बीच में बना रहे. ऑलराइट, सो कल तक बेटा हमने क्या पढ़ा था? वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा है मेन डिफरेंसेस क्या है ना. सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में, व्हेरेas यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं. सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होता है. ठीक है, अगर यूकैरियोटिक प्लांट है तो सेल वॉल रहेगा, एनिमल है तो सेल वॉल नहीं रहेगा. फिर क्या आपने पढ़ा था? आपने पढ़ा था बेटा न्यूक्लियस, जो मेन चीज है. न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड है इन यूकैरियोट्स, व्हेरेas इन प्रोकैरियोट्स इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड. ठीक है, तो अभी हम लोग वही चीज यहाँ पे देखने वाले हैं. एंड लेट मी टेल यू, बिकॉज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले थे, तो अभी ये चैप्टर बच गया था, तो इसको मैं बहुत जल्दी ब्रश अप कर रही हूँ. सो आई एम नॉट गोइंग इन मच डिटेल. मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बेटा आपने बहुत बार इस चैप्टर को पढ़ लिया है, आपने बहुत सारा टेस्ट लिखा है इस चैप्टर्स के ऊपर. ऑलराइट, तो इसीलिए मैं इसको इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो एनसीईआरटी में है उसको तो बता रही हूँ. Okay, so that I will be discussing. So later in the next class we will start the plant physiology. ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट, तो बेटा हम लोग क्या देख रहे थे? यूकैरियोटिक सेल्स में व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल्स? आई हैव टोल्ड यू द वर्ड. ओके, यूकैरियोट represents यू मींस ट्रू, whereas कैरियो represents न्यूक्लियस. ठीक है, तो ट्रू न्यूक्लियस है यूकैरियोट्स में. प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, है ना. प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, वहां पे न्यूक्लियोइड जिसको हम कहते हैं, वहां पे सिर्फ एक जीनोम का क्रोमैटिन था, ऐसे ऐसे करके जीनोम का क्रोमैटिन था. बट यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस है, उसके साथ साथ क्रोमैटिन फाइबर भी प्रेजेंट है. तो ये ट्रू न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक सेल्स में. ऑलराइट, so they have well organized membrane bound nucleus and organelles. Presence of membranes give clear compartmentalization of cytoplasm. तो इनके बीच में कंपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से होता है, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं हो रहा था. प्रोकैरियोट्स में क्या था? सिर्फ एक स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल के अंदर सारे ही फ्लो हो रहे थे या फिर स्विम कर रहे थे. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं. Alright, and these eukaryotic cells have complex locomotor structures and cytoskeletal structures. देखो बेटा, प्रोकैरियोट्स में तो बहुत प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स थे. क्या था? इधर फ्लैजेला रहेगा. ओके, फ्लैजेला तो हमने पढ़ा है अपने हमारे बैक्टीरिया में. ऑलराइट, बट यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में क्या देखोगे आप? यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर रहता है. ऑलराइट, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर रहेगा. उसके अलावा साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी कॉम्प्लेक्स होते हैं. For those students who doesn't know what is cytoskeletal structure, देखो बेटा, एक सेल होता है, एक सेल होता है, तो यू नो सेल कंटेन्स मेनी इंटरनल ऑर्गेनल्स. अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं. एक साइटोप्लाज्मिक पूल होता है ना. तो अब क्या होगा बेटा? अब हम एक इंसान है, ओके, इंसान ऐसे करके ये ठहरा हुआ है, ओके, ये ऐसे ठहरा हुआ है. अब क्या होगा? अगर हमारे बॉडी में साइटोस्केलेटन नहीं होता तो क्या पॉसिबल था? क्या पॉसिबल था? अभी जो सेल के अंदर के सारे ऑर्गेनल्स जो है ना, वो एकदम ग्रेविटी के लिए ग्रेविटी फोर्स में आके सिर्फ नीचे रह गए होते. ओके, और ऑर्गेनल्स वुड हैव बीन लाइक दिस, यहाँ पे एकदम से ऐसे होते.
दूसरा सेल फिर नीचे ऐसे, फिर यहाँ पे बाजू का सेल फिर ऐसे। क्यों क्यों मैम ऐसे सारे ऑर्गेनल्स नीचे अरेंज होते? क्योंकि बेटा ग्रेविटी है ना हमारे पास, फिजिक्स की माता ग्रेविटी। अब इस ग्रेविटी के वजह से क्या होता, ऐसा होता था, बट ऐसा नहीं है, बट इट इज नॉट द केस। मैम क्यों? क्योंकि हमारे पास साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल को उस प्लेस में होल्ड करे हैं, सेल के ऑर्गेनल्स को होल्ड करे हैं। ओके, ऑर्गेनल्स में मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया वहां है तो वहीं पे रहेगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है तो वहां पे वो रहेगा। तो ऐसे करके ये जो स्केलेटल स्ट्रक्चर बना के रखे हैं विच मेक्स ऑल द ऑर्गेनल्स टू स्टे इन दैट पोजिशन। अगर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं होता सेल के अंदर तो सारे ग्रेविटी के लिए नीचे आ जाते, है ना। तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती थी। तो वी आर लकी वी हैव साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स इन आवर सेल्स। Okay, so genetic material is organized into chromosomes. Please do remember, हमारा सेल जब नॉर्मल कंडीशन में होता है तो कैसा होता है? Okay, there is a cell inside which there is a nucleus. अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा एंड देन क्रोमैटिन फाइबर होगा, ऐसे करके। So chromatin fiber will present in all the normal case. ओके, सारे केसेस में ऐसे रहता है। ये सिर्फ क्रोमोसोम में तब कन्वर्ट होगा जब इसको डिवीजन करना है। बेटा हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है, सेल सेकंड सेल डिवीजन आपने पढ़ा है ना। तो वहां पे क्या होगा, कंडेंसेशन होता है। जो क्रोमैटिन फाइबर नियरली एक सेल में 2.2 मीटर जितना लंबा होता है। ओके, लिटरली 2.2 मीटर जितना लंबा क्रोमैटिन फाइबर क्या होगा बेटा, कंडेंस होगा with the help of lot of histone proteins and DNA कंडेंस होके क्रोमैटिन जो है वो एक क्रोमोसोम की शक्ल में बनता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, यूकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है एंड क्रोमोसोम्स की शक्ल में रहेगा ओनली व्हेन इट इज अबाउट टू डिवाइड। अदरवाइज ऑल द टाइम ये क्या करेगा, क्रोमैटिन फाइबर के नेटवर्क जैसा रहता है। ऑलराइट, चलो देन विच आर द ऑर्गेनल्स दैट आर प्रेजेंट, क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं, ये सारी बेटा लिस्ट है, एक एक करके इसको देखेंगे। ऑलराइट, सारी लिस्ट है। अब यहाँ पे देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा डिफरेंस है। मेन डिफरेंस क्या है बेटा, सेल वॉल का डिफरेंस है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बट यहाँ पे एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीजें क्या है, प्लांट सेल में आपको प्लास्टिड्स मिलेंगे। ओके, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स मिलेंगे, whereas एनिमल सेल्स में आपको प्लास्टिड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, साइटोस्केलेटन दोनों में रहेगा, राइबोसोम भी दोनों में रहेगा, माइटोसिस दोनों में रहेगा। वैक्यूल जो है यहाँ पे सेंट्रल बहुत बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, whereas एनिमल्स में साइड में इधर उधर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे कुछ डिफरेंस है। एंड देन सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स, दीज आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। ओके, तो ऐसे करके कुछ चीजें हैं जो एनिमल सेल में है वो प्लांट में नहीं होंगे, जो प्लांट में है वो एनिमल में नहीं होंगे। मेन डिफरेंस बेटा याद रखना है आपको, सेल वॉल का, प्लास्टिड्स का, देन सेंट्रोसोम विथ सेंट्रियोल्स। बेटा आपने देखा था सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में क्या होगा ना, जो स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस हो रहे थे। Okay, centrosomes have centrioles which are made up of microtubulin. They are arranged perpendicular to each other. Perpendicular arrangement होते हैं, ये बनाते हैं एस्टर रेज, ऐसे करके एस्टर रेज बनाते हैं। अब इन स्पिंडल फाइबर्स जो प्रेजेंट बनते हैं वो सेंट्रियोल से बनते हैं, है ना। तो ये अब स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्म हुआ है सेंट्रियोल से, ये आपने देखा था बेटा एनिमल सेल में। अब आप मुझे पूछोगे मैम प्लांट सेल में कैसा होता है फिर? बेटा प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते। ओके, सेंट्रियोल्स नहीं होते। ओके, सिर्फ यहाँ पे ट्यूबुलिन फाइबर्स होते हैं। वो ट्यूबुलिन फाइबर्स ही अल्टीमेटली स्पिंडल फाइबर की तरह एक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर मेटाफेज जब एनाफेज में जाते हैं ना फॉर द सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, तो वहां पे वो माइक्रोट्यूबुलिन ही एक्ट करता है। तो प्लीज डू रिमेंबर, जो सेंट्रियोल्स हैं वो प्लांट सेल में नहीं रहते, पर एनिमल्स में रहते हैं। ओके, तो एक एक ऑर्गेनल अभी देखते हैं बेटा। सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब जब सेल मेम्ब्रेन कहते हो तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों एक ही बात है बेटा। ओके, दोनों एक ही हैं। ओके, आप कहो हर्ष तो भी एक है, आप कहो हर्षा तो भी एक ही है। ओके, हर्षा कोई आप प्यार से हर्ष बुला रहे हो, इसीलिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही है। ओके, तो मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, किस चीज से बना है बेटा आपको पता है, लिपिड्स। मैंने बायोमोलिक्यूल्स इतने अच्छे से आपको पढ़ाया है ना, तो आप मुझे झट से बता सकते हो कि लिपिड से बना है। मैम क्या रहेगा इसमें? बेटा इसमें फॉस्फेट रहेगा और ग्लिसरॉल रहेगा। क्या रहेगा? फॉस्फेट रहेगा और ग्लिसरॉल रहेगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, फॉस्फोग्लिसराइड।
ओके, ग्लिसरॉल रहता है, फिर फॉस्फेट रहता है, तो इसीलिए इसका नाम दिया है फॉस्फोग्लिसराइड। ऑलराइट, तो ये क्या है, ये कॉम्पोजिशन है विच इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा, इसके अलावा बेटा इसमें दो एंड रहते हैं, ठीक है। जो बाहर वाला है वो हाइड्रोफिलिक हेड है, जो अंदर टेल है वो हाइड्रोफोबिक टेल है। देखो, फिलिक मतलब प्यार करने वाला, फोबिक मतलब डरने वाला, हाइड्रो मतलब पानी। अब पानी से प्यार करने वाला ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म की तरफ फेस करेगा, है ना, साइटोप्लाज्म की तरफ वो फेस करेगा। अब जो डरता है पानी से वो बेचारा अंदर छिपके रहता है ना। तो हाइड्रोफोबिक रहते हैं टेल्स और हाइड्रोफिलिक होते हैं हेड। ओके, हेड होते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज आप याद रखो। और जो टेल्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं फ्रॉम द एक्वियस एनवायरनमेंट। ऑलराइट, अब देखो रेशियो। ओके, सो रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल्स। ओके, हमारे बॉडी में बेटा आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, हर सेल में उनका फंक्शंस अलग होता है। तो फंक्शन अलग होता है तो उनका कॉम्पोजिशन भी थोड़ा डिफरेंट होता है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे देखो, किसी में प्रोटीन ज्यादा होगा तो लिपिड कम होगा, किसी में लिपिड कम होगा तो प्रोटीन ज्यादा होगा, तो ऐसे करके डिफरेंस रहता है। बट आपकी एनसीईआरटी ने आरबीसी का कहा है, तो याद रखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया है। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये आया है। इन ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन 52% इज प्रोटीन एंड 40% इज लिपिड। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, फॉस्फोलिपिड था। ओके, फॉस्फोलिपिड है, इसके अलावा क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। प्रोटीन जो साइड में लगा हुआ है, ओके, जो साइड में है, ओके, आइदर ऊपर या नीचे, तो ऐसे साइड में रहता है तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, साइड वाला पेरिफेरल। अब कुछ प्रोटीन है वो एम्बेड है, इट इज एम्बेडेड विद इन द लिपिड फॉस्फो बाइलेयर। तो अब जो एम्बेडेड है अंदर उनको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, तो कभी कभी वो पार्शियली भी एम्बेडेड होता है, कभी कभी टोटली फुल्ली भी एम्बेड हो सकते हैं। ओके, अब ये जो पेरिफेरल प्रोटीन जो आप देखोगे ना, वो कैसे लगेंगे, जैसे पानी में एक बर्फ है, आइसबर्ग। ओके, ये जो मैंने अपनी पीयूसी में पढ़ा था ना, तो उस टाइम पे ये दिया था बेटा एनसीईआरटी में। ऑलराइट, तो क्या होता है, अब जैसे आप देखोगे ना कोई पानी की लहर जा रही है तो लहर के ऊपर एक आइसबर्ग है। सिमिलरली यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना, इट लुक्स लाइक अ फ्लूइड, इट लुक्स लाइक अ सेमी फ्लूइड, इसीलिए इसको क्वासी फ्लूइड भी कहते हैं। क्वासी मतलब फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड की जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसको क्वासी फ्लूइड कहते हैं। तो अब इस फ्लूइड के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पेरिफेरल प्रोटीन। ये बस ऐसा दिखने में याद रखो, अभी पानी के ऊपर आइसबर्ग, ऐसे ही यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन। जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसका काम भी है बेटा, दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू डू। क्या काम करते हैं, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन करते हैं। ओके, कई कबार आयोन्स भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उनका बहुत सारा फंक्शन है, वो मैं ट्रांसपोर्ट में आने पे बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और एक चीज आपको याद रखनी है, जो हेड होता है ना बेटा, जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक तो है। ओके, ये तो मैंने बहुत बार कहा है, इसके अलावा ये पोलर भी है बेटा। ओके, पोलर भी है ये। और जो नीचे का जो टेल होता है ना, वो नॉन पोलर है एंड इट इज हाइड्रोफोबिक। ओके, ये चीज याद रखो, बिल्कुल याद रखो। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। इसके अलावा जो हम कहते हैं ना, तो सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया है, उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो सिंगर और निकोलसन ने मिलकर ये बनाया है मॉडल। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, अकॉर्डिंग टू देम, सिंगर एंड निकोलसन के हिसाब से जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड का नेचर रखता है, मतलब ये कंप्लीटली फ्लूइड नहीं है, जैसे समझ लो एक फॉल्स फ्लूइड जैसा अपीयरेंस देता है। ओके, ये ऐसा क्यों देता है, क्योंकि इनमें मूवमेंट होती है बेटा। सो दीज बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर शो मूवमेंट। ये दो टाइप की मूवमेंट दिखाती है, एक दिखाता है लैटरल मूवमेंट, जिसे समझो ऐसे, अब ये हेड है, ये टेल है, अब क्या होगा, ये ऐसे ऐसे करके मूव करेंगे, जो टेल्स हैं ये ऐसे 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 हिलेंगे, तो इसको हम कहते हैं बेटा लैटरल मूवमेंट ऑफ टेल। ओके, तो इससे क्या दिखेगा, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड की तरह दिखता है। इसके अलावा दूसरा भी एक मूवमेंट है, इसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लैप मूवमेंट। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या होता है, अब समझो यहाँ का एक ओके, अब क्या होगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। ओके, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप।
एंड जो ऐसे टेल ऐसे ऐसे बाजू बाजू में हलते हैं ना, इधर उधर अगल बगल में, इसको हम कहते हैं लैटरल मूवमेंट। तो प्लीज रिमेंबर दीज हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर ऑफ द lipid phosphobilayer, they show two types of movement, lateral and flip flop। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के वजह से, इन मूवमेंट्स की वजह से ही आपको ये लिक्विड की तरह दिखता है। ऑलराइट, चलो अब आपको पता है हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है ना। ऐसा नहीं कि हाँ भाई घर में सबको न्योता दिया सारों को अंदर ले लिया, नहीं, जिसको लेना है, जिसका कुछ घर में काम है, सिर्फ उसी को अंदर लेता है, वरना वो रास्ते से ही तुम जाओ बाहर बोल के भगा देता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, द मेन फंक्शन दैट परफॉर्म इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो किस टाइप से ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वो लोग हम ना वो चीज को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा ओके, ट्रांसपोर्ट का तो मेन फंक्शन है, इसके अलावा भी क्या फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के बेटा, इट हेल्प इन द सेल ग्रोथ। आपने देखा होगा है ना, लिविंग वर्ल्ड का जो चैप्टर है 11th का, आपने अभी आप 11th ही हो ना, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, मैं समझा रही 12th का पढ़ा रही हूँ। ओके, तो आपने लिविंग वर्ल्ड में देखा है ना बेटा, फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा आपने, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने देखा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ ओके इज इंक्लूसिव टू द रिप्रोडक्शन, है ना। ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव है रिप्रोडक्शन को, मतलब जैसे ग्रोथ होगा वो इवेंचुअली रिप्रोड्यूस करेगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में है ओके, वो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स में है। वरस आप थोड़ा बड़े सेल्स में जाओगे, यूकैरियोट्स में जाओगे, थोड़ा हायर ऑर्गेनिजम्स में जाओगे, तो वहां पे एक्सक्लूसिव होता है ओके, ग्रोथ इज एक्सक्लूसिव टू द रिप्रोडक्शन। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, तो सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो इंक्रीज तो होंगे ना, तो वो इंक्रीज कैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी विच सेल मेम्ब्रेन हैव ओके। तो यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, फिर सेक्रीशन के लिए, एंड इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन, है ना। एनिमल सेल में क्या हुआ था बेटा, क्लीवेज फर्रो फॉर्मेशन हुआ था, है ना। क्लीवेज फर्रो फॉर्मेशन हुआ था, तो क्लीवेज फर्रो का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, पहले छोटा करके क्लीवेज बनाएगा, फिर डीप क्लीवेज बनाएगा, तो अल्टीमेटली करते करते दो दो सेल्स को सेपरेट करेगा, विच इज कॉल्ड अ साइटोकाइनेसिस, है ना। तो अभी देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो दो टाइप के बेटा ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेंगे, वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपको मेन चीज क्या याद रखनी है बेटा, पैसिव में यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता, तो नो एनर्जी इज यूज्ड इन पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, एनर्जी यूज होती है। अब आप मुझे पूछोगे मैम एनर्जी कैसे यूज होती है, बेटा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने क्या बताया था, जैसे आप एक दुकान में जाते हो, गाजर खरीदते हो, तो आप क्या दोगे बेटा, यू विल गिव द इंडियन करेंसी, आप गांधी जी की फोटो वाला नोट दोगे, है ना। तो अब वो बंदा क्या करेगा, हाँ भाई मुझे पैसे मिल गए, तुम गाजर रखो, ऐसे करके ट्रेड होता है। बट हमारे बॉडी में क्या होगा, तो इसी टाइप का जो पैसा है, जो करेंसी है, जो नोट है, वो बेटा हमारी एटीपी है ओके। कुछ भी एक मेटाबॉलिज्म फंक्शन करना है, अगर वो फ्री में नहीं हो रहा तो उसको पैसे देना पड़ेगा, तो पैसा क्या है, हमारा एटीपी है। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ एनर्जी करेंसी इन एनिमल्स एंड बोथ प्लांट्स, प्लांट में भी एनिमल में भी एनर्जी करेंसी। अब आपको पता होना चाहिए जहां पे भी एनर्जी यूज हो रही है तो एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। चलो, तो एक पैसिव होगा, एक एक्टिव होगा। अब पैसिव में आते हैं दो टाइप के ट्रांसपोर्ट, एक आएगा बेटा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है ओके। तो क्यों मैम, क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, देखो बेटा सिंपल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप क्या देखोगे, ग्रेडियंट ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रेडियंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेडियंट, मतलब हर जगह देखो बेटा हमारी बॉडी में ग्रेडियंट होता है, प्लांट सेल लो आप, एनिमल सेल लो, तो ग्रेडियंट के बगैर काम होना थोड़ा मुश्किल है। मैम ग्रेडियंट का मतलब क्या, जिसे समझ ले बेटा, ये एक दीवार है, ठीक है, दीवार के इधर ना बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं, अब दीवार के राइट साइड में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये डिफरेंस ही को हम कहते हैं ग्रेडियंट। द डिफरेंसेस ओके, द डिफरेंस एक में कम है, एक में ज्यादा है, इस डिफरेंस को ही बेटा हम कहते हैं ग्रेडियंट।
ओके अब ऐसा कोई भी सेल के अंदर या फिर सेल के अंदर या बाहर के हिसाब से किसी समझो सेल के अंदर कम है, सेल के बाहर बहुत ज्यादा कोई आयन है या मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, यूजुअली क्या होता है बेटा हमारे नेचर में, ओके तो हमारा जो यूनिवर्स है इसमें क्या होता है, जहां पे हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होना चाहते हैं सारे मॉलिक्यूल्स। मतलब ये क्या समझो, ये जैसे समझो यूनिवर्सल ट्रुथ जहां पे ज्यादा है वहां से कम जहां पे है उधर मूव करता है ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये ग्रेडियंट जो फॉर्म होता है ये कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, इसी को ग्रेडियंट कहते हैं। यूजुअली जब ग्रेडियंट फॉर्म होता है तो वहां पे यूजुअली क्या होगा बेटा, जहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वहां से कम मॉलिक्यूल की तरफ मूव करेंगे, मॉलिक्यूल्स या आयन्स या कुछ भी। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, जहां पे ज्यादा से कम की तरफ मूव करते हैं ना मॉलिक्यूल्स, इनको हम कहते हैं पैसिव। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ एनर्जी की जरूरत नहीं है, ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, इनको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, इनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, हाँ भाई तुम कर सकते हो, तुम जाओ जाओ जबरदस्ती करो, कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप चले जाएंगे। बट जहां पे एनर्जी की जरूरत होती है ना वहां पे क्या होता है, वहां पे उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है मैम? जैसे समझो यहाँ पे कम है ना, ये ए है ये बी है, तो ए में तो कम है मॉलिक्यूल्स, हम फिर भी क्या कर रहे हैं ना, ए के ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। हाँ भाई तुम्हारे पास कम मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, फिर भी तुम बी को दो मॉलिक्यूल्स। तो ये हम लोग जो ए के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, इसको थोड़ा एनर्जी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं ना, तुम्हारे पास कम है कोई बात नहीं, तुम दो, फिर भी तुम दो, ओके दूसरों का फिर भी भला करो, ऐसे करके ए जो है वो एनर्जी यूज करता है बी को देने में। अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इट इज ऑलवेज पैसिव। फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जब मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं वो एक्टिव है। क्यों? क्योंकि लोअर से हायर जा रहे हैं तो वहां पे एटीपी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। ये मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफ्यूजन, अब देखो डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में क्या होगा, जो अब ये मेम्ब्रेन है बेटा हमारा, ये तो लिपिड बाइलेयर है ना, तो ये लिपिड बाइलेयर है। अब क्या होगा, समझो ये अंदर का साइटोसॉल है, साइटोसॉल मींस नथिंग बट साइटोप्लाज्म। अब ये बाहर का है, ओके दिस इज आउटसाइड ऑफ द सेल, ये आउटसाइड ऑफ द सेल है। अब आउटसाइड बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये आराम से अंदर मूव करके आ जाएंगे, ओके दिस इज डिफ्यूजन। और एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बेटा डिफ्यूजन का। अनदर वेरी सिंपल एग्जांपल इज एक परफ्यूम, ओके जब आप परफ्यूम लगाते हो अपने बगल में इधर उधर परफ्यूम लगा के जाते हो, तो आपके पास परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एनवायरमेंट में उसके मॉलिक्यूल्स कम है, तो क्या होगा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, वो सिंपल डिफ्यूजन है। तो इसी तरह हमारे बॉडी में भी जहां पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव होता है, ये डिफ्यूजन है। अब देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो मैम फैसिलिटेटेड क्या है? देखो बेटा नॉर्मली डिफ्यूजन होगा, इसको किसी की जरूरत नहीं है, हेल्प की नीड नहीं है, बट फैसिलिटेटेड का मतलब क्या है, डिफ्यूजन होगा, हायर मॉलिक्यूल से लोअर मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएगा, बट इनको थोड़ा रास्ता बना के देना पड़ता है, ठीक है। जैसे समझो कुछ बच्चे हैं, अब थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करो, वो घुस के निकल के आ जाते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। बट कुछ बच्चे होते हैं उनको सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, उनको रास्ता भी दिखाना पड़ता है। हाँ भाई तुम पहले जो है सो हाई वेटेड चैप्टर्स पढ़ो, ओके कौन से हाई वेटेड चैप्टर्स हैं, एनिमल फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, ओके डाइजेशन जो आपके सिलेबस में नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली, तो उसको आप ऐसे करके पढ़ो, ओके कंपैरिजन करके पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ओके स्टिकी नोट्स बना के लगाओ अपने करो। तो ये क्या है, आप कोई स्टूडेंट को एक पाथ दिखा रहे हो, यू आर फैसिलिटेटिंग। आप अपना वो डिफ्यूजन करेगा, वो बंदा भी पढ़ेगा, आगे कुछ बनेगा, बट फिर भी कुछ लोगों को रास्ता दिखाना पड़ता है। तो इसी तरीके से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफ्यूजन हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट इनको एक रास्ता बना के देना पड़ता है, ओके तो उस रास्ते के थ्रू ये अपना डिफ्यूजन प्रोसेस करते हैं, इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आप मुझे बोलोगे मैम आप ना कोई डेफिनेशन दे रहे हो ना कुछ मतलब क्या कहते हैं साइंटिफिक सेंटेंसेस में बता रहे हो। बेटा देखो साइंटिफिक सेंटेंसेस में बताना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको समझ में आना जरूरी है ना, अगर समझ में आ गया तो आप अपने खुद के वर्डिंग्स में लिख दोगे, तो ये है चीज। तो अभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को जा रहा है जहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं है। whereas एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, अब हम कम से
ज्यादा की तरफ को भेज रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो कितना कम है, फिर भी इसको यहाँ से यहाँ पे भेज रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम एनर्जी का यूज करेंगे। एनर्जी कौन है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका यूज करके बेटा हम यहाँ जो है इस प्रोटीन कैरियर चैनल्स के थ्रू हमारे मॉलिक्यूल्स को भेजेंगे। दीज आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आपको पता होना चाहिए। अगर बेटा वैसे तो आपके सिलेबस से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स निकाल दिया गया है ना, अगर वो चैप्टर होता ना तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाती। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जहाँ पे आपको ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, ओके, तो बहुत सारी चीजें वहां पे, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा था यार वो चैप्टर भी। पता नहीं नीट वालों को क्या खुन्नस है, एक डाइजेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हमेशा सिलेबस से निकाल देते हैं। दूसरा बेचारा बचता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इसी को हटा देते हैं। अभी 12th में आओ तो वहां पे भी एक दो तीन चैप्टर्स हैं, उनको हटा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट और इतने अच्छे चैप्टर्स क्यों निकालता है एनसीईआरटी, जो नीट वाले सिलेबस के हैं, वो मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। क्या ही कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बेटा जो मैंने समझाया ना उसी को इन्होंने यहाँ पे सिंपल भाषा में दिया है, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसको हम कहते हैं पैसिव। ठीक है, चलो हाँ, अब देखो बेटा, अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहाँ होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ देखो, पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। ओके, जो हमारे पास नॉर्मल मॉलिक्यूल्स हैं वो आराम से डिफ्यूजन करके निकल जाते हैं, बट जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, जिनके ऊपर चार्ज है, लाइक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये आराम से डिफ्यूजन करके नहीं आते, इनको रास्ता बना के देना पड़ता है। दैट रास्ता इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन के थ्रू रास्ता बना के ये लोग निकलते हैं। ऑलराइट, तो इतना आप याद रखो। और एक्टिव में क्या होगा बेटा, एक्टिव में लोअर से हायर की तरफ मूव करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी की जरूरत है, वहां पे एटीपी यूटिलाइज होगा। तो कौन करता है, यूजुअली करता है बेटा सोडियम एंड पोटेशियम पंप। ओके, ये आप हायर स्टडीज में जाके पढ़ोगे। ओके, स्टडी दिस व्हेन यू गो टू हायर स्टडीज। नहीं, हायर स्टडीज नहीं बेटा, तुम ये कहाँ पे पढ़ोगे पता है, एनिमल फिजियोलॉजी में अपना मसल का मूवमेंट पढ़ोगे। मसल का मूवमेंट वहां पे, फिर न्यूरॉन्स, ओके, वहां पे कैसे होता है, ओके, पोलर से बाइपोलर, फिर वहां पे नॉन पोलर, ये सारी चीजें होती हैं, तो वहां पे भी आप पढ़ोगे। एनिमल फिजियोलॉजी इज माई लिटरली फेवरेट यार, मतलब पढ़ाने में भी मजा आता है, पढ़ने में भी मजा आता है। चलो, सेल वॉल, तो क्या है सेल वॉल, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है ना, नॉन लिविंग है, रिजिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, किसमें प्रेजेंट है, प्लांट में और फंगई में, एनिमल में नहीं है। अगर एनिमल में है जैसा आपको लगता है तो आपके सर पे एक पट बोल के मारो। ठीक है, देन सेल वॉल ऑफ अलगे इज मेड अप ऑफ, ओके, तो अलगे में सेल वॉल होता है तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज होगा, गैलेक्टन्स होगा, माइनिन्स, ये बेटा आप पढ़ लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, एक बार जाके पेज टर्न करो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इन अदर प्लांट्स, ओके, प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट्स में बेटा सेल्यूलोज रहेगा, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, लिग्निन, बहुत सारी चीजें आएंगे। ओके, ये सारे प्लांट्स में होते हैं। देन अब क्या होगा, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल इज प्राइमरी वॉल। ओके, जो यंग प्लांट सेल का सेल वॉल होता है वो प्राइमरी वॉल है, एंड दैट प्राइमरी वॉल हैज द कैपेसिटी टू ग्रो, मतलब वो जो उसकी एक एबिलिटी है ना ग्रो करने की, वो कभी छोड़ता नहीं है। ओके, जब वो यंग होता है, तो ये यंग होता है तो प्राइमरी वॉल रहता है। फिर इट हैज कैपेबल और द कैपेबिलिटी टू ग्रोथ, ये क्या करेगा बेटा, ग्रेजुअली प्राइमरी से ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी में। ओके, इसको हम कहते हैं मैच्योरेशन। तो ग्रेजुअली प्राइमरी वॉल डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड। जब यंग है ना बेटा सेल, तब प्राइमरी दिखेगा। अब जैसे जैसे सेल मैच्योर होने लगता है, प्राइमरी गायब होगा, सेकेंडरी का मेन फंक्शन आएगा फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, वो चीज। अब क्या देखोगे आप, अब एक मिनट में आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। अब ये समझो एक प्लांट सेल है, अब यहाँ पे एक दूसरा प्लांट सेल है। ओके, दूसरा प्लांट सेल है, तो अब यहाँ पे ना एक फर्स्ट आप देखोगे एक सेकेंडरी वॉल रहेगा, इसके ऊपर प्राइमरी वॉल रहेगा। अभी प्राइमरी वॉल यूजुअली डिमिनिश हो जाता है। ओके, तो फिर सिमिलरली यहाँ पे भी सेकेंडरी वॉल, फिर प्राइमरी वॉल, तो इन दोनों के बीच में दोनों प्राइमरी वॉल्स के बीच में यहाँ पे होगा मिडिल लैमेला। ओके, इसको हम कहेंगे मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला के बीच में भी बेटा यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए कनेक्शंस होते हैं।
ओके तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए कनेक्शंस होते हैं, तो इन कनेक्शंस को हम कहते हैं बेटा प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा में क्या होता है, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। ओके समझो कोई एक सेल, अभी ये सेल ए है एंड दिस इज सेल बी, एक सेल को किसी एक बाहर का फंगल स्पोर ने इन्फेक्ट कर दिया। ओके फंगई आपको पता है स्पोर है, फिर वो हाइफे बनेगा, फिर वो नेटवर्क बना के माइसीलियम बनाएगा, तो माइसीलियम ए सेल को इफेक्ट करेगा। अब ये सेल क्या करेगा, ये बाजू के बगल के सेल को इन्फॉर्म करेगा, देखो भाई हमारे पास फंगई का इन्फेस्टेशन हुआ है, तुम क्या करो बी सेल भैया, तुम केमिकल हार्मोन्स अपने सेल के अंदर सिंथेसाइज करो ताकि तुम बचे रहो फंगल इन्फेक्शन से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेटा कम्युनिकेशन। ये कैसे होता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है, जो एक कनेक्शन है, एक ब्रिज जैसा कनेक्शन है बिटवीन टू सेल्स। ठीक है, इसके अलावा वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए भी यूज करता है। ऑलराइट, तो ये चीज आप देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, क्यों, कम्युनिकेट करने के लिए। ओके जैसे खिड़की है, अब खिड़की में यहाँ से आंटी बोल रही है, ये घर की आंटी, हाँ भाई मेरे घर में चाय बनाने के लिए चीनी खत्म हो गई, तुम जरा चीनी दो। ये भी होता है बेटा, उनके बीच में अगर कोई चीज की डिफिशियंसी है या कोई चीज एक्सेस में है तो भी ये ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं चीजें, जैसे वाटर, जैसे आयोन्स, कोई और मॉलिक्यूल्स। तो जैसे एकदम पड़ोसी होते हैं ना हमारे इंडियन टिपिकल पड़ोसी, वैसे रहते हैं प्लांट सेल। और प्लाज्मोडेस्माटा खिड़की है, यहाँ से खिड़की के उधर की खिड़की में दो, वहां से इधर की खिड़की में ले लो। ठीक है, चलो फंक्शंस क्या है सेल वॉल के, गिव शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ओके तो मैकेनिकल डैमेज होने से बचाता है। इट हेल्प्स द सेल टू सेल इंटरेक्शन व्हिच हैपेंस थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ओके इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, ये बेसिक चीज है। नाउ कमिंग टू एक्चुअल ऑर्गेनल्स, अभी एक्चुअल ऑर्गेनल्स की बात हो रही है, तो ऑर्गेनल्स क्या हैं? ओके ऑर्गेनल्स क्या है आपको पता है, आप जब एक साइटोप्लाज्म देखते हो तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक, साइटोप्लाज्म इज लाइक अ स्विमिंग पूल, राइट, मैंने आपको बताया, तो उस पूल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है उनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। अब आपकी एनसीईआरटी ने एक दिया है बेटा नेम, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड कौन, ये बेटा ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, पूछेंगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यस दोस्ती फॉरएवर, क्या नाम है भाई दोस्ती फॉरएवर, अपने नाम डालो ना, या फिर कौन से जेन में से हो वो डालो। अपने रेस किया बेटा हैंड, कोई डाउट है मिस्टर दोस्ती फॉरएवर? नहीं है, आई थिंक मिस्टेक से किया होगा, चलो कोई नहीं। ओके तो पूछेगा आपके नीट में कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के क्या इंक्लूड होगा, तो आपको पता होना चाहिए ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। अगर कोई बच्चा ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सब बेकार चीजें लिखेगा तो रॉन्ग आंसर है, याद रखो EGLV। ठीक है, ऑलराइट, अभी देखते हैं ई के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है बेटा, दीज आर नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स व्हिच आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे क्या होगा, ईआर इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स, दो कंपार्टमेंट्स आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलेंगे, एक अंदर वाला हिस्सा, ओके एक बाहर वाला हिस्सा। जो अंदर वाला है, ओके सो इनसाइड ईआर इज लुमिनल एंड एक्स्ट्रा लुमिनल इज व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ओके साइटोप्लाज्म में एक्सपोज होके जो प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा लुमिनल, जो अंदर है। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ, अब देखो ये अंदर वाला पार्ट है, ये लुमिनल है। अब समझो ये बाहर वाला पार्ट है, ये एक्स्ट्रा लुमिनल है। ऑलराइट, सो एंडोप्लाज्म सॉरी endoplasmic reticulum is of two types, okay, RER and SER। okay तो क्या है बेटा RER, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं रफ, अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो उसको हम कहते हैं स्मूथ। ठीक है, अब RER का मेन फंक्शन क्या है, ये बेटा याद रखो प्लीज। RER का मेन फंक्शन क्या है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन में काम करते हैं। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द अदर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, जो मेम्ब्रेन होता है ना न्यूक्लियस का उसके साथ ही एक्सटेंड होके निकलते हैं।
ओके, मेन चीज क्या याद रखनी है, आर में राइबोसोम्स हैं और क्या फंक्शन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। अब आप मुझे बोलो क्यों प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, क्योंकि बेटा इट्स कॉमन, प्रोटीन फैक्ट्री है ना हमारा राइबोसोम। अब राइबोसोम जहां पे है वहां पे प्रोटीन बनना ही बनना है, सच अ सिंपल थिंग। तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, दूसरा सेक्रीशन होगा। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा बेटा, इट इज अ मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ओके, राइबोसोम्स एब्सेंट है एंड लिपिड सिंथेसिस करता है। प्लीज डू रिमेंबर, लिपिड इज एससीआर, प्रोटीन इज आरईआर, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, चलो अब बेटा हमारा आता है गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस का काम क्या है बेटा, ये समझ लो एक पोस्ट ऑफिस है, मतलब आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, ये एक पोस्ट ऑफिस है। मैम क्यों पोस्ट ऑफिस है, देखो बेटा बताती हूँ मैं। तो फर्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, इट इज वेरी डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस। आपको न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा स्टेन लिया हुआ एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, वो है गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस को पहली बार ऑब्जर्व किया था कैमिलो गोल्गी ने। तो गोल्गी साइंटिस्ट का नाम है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने गोल्गी अपैरेटस नेम दिया है। ओके, तो इसमें क्या होगा बेटा, यू विल बी सीइंग सिस्टरने। Please, for God's sake, don't get confused between cristae and cisternae. Cristae is present in mitochondria. Cisternae is present in Golgi apparatus. ठीक है, प्लीज याद रखो इसको। ओके, तो ये सिस्टर ने क्या करेंगे, ऐसे पैरेलली स्टैक करेंगे। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक, ऐसे स्टैक होते हैं ये। अब ये सिस्टर ने है, इसके अलावा देखो इन सिस्टर ने के अंदर बेटा एम्प्टी कैविटी होती है, कि एम्प्टी कैविटी नहीं कहूंगी, यहाँ पे अंदर कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं ल्यूमेन। ओके, ल्यूमेन है। एंड देखो यहाँ पे जो सिस फेज है, ओके सिस फेज है, तो यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर आते हैं और यहाँ से बाहर को निकलते हैं। मैं बताऊंगी क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। ठीक है, क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा मैं बताऊंगी, लेकिन सिस से अंदर आता है, ट्रांस से बाहर जाता है। तो गोल्गी बॉडी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वेसिकल एंड देन सिस्टर्न। ऑलराइट, चलो तो यहाँ पे देखो सिस्टर्न आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड विथ कॉन्वेक्स सिस forming phase and concave trans. Cis and trans faces are totally different but interconnected. ठीक है, अब देखो फंक्शन, अब फंक्शन देखो। Golgi apparatus secretes materials to the intracellular targets or outside of the cell. ये क्या करता है बेटा, इसका टारगेट क्या है, ये सेक्रेट करता है कुछ चीजें जैसे सेल के अंदर हो। इंट्रासेलुलर मतलब इंट्रा मींस इनसाइड सेल, इनसाइड सेल के अंदर भी इसके टारगेट होते हैं, कुछ जगह पे ये कुछ मटेरियल को सेक्रेट करेगा, एंड आउटसाइड सेल भी होते हैं। अब बेटा काम क्या है, मटेरियल्स टू बी पैक्ड एज वेसिकल्स फ्रॉम ER fuse with the cis phase and move towards the trans phase. This is why Golgi apparatus remain in close association with the ER. Okay, तो यहाँ पे देखो proteins synthesized by ribosomes on ER are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from the trans phase. Formation of glycoprotein and lipid. हाँ, अब पढ़ लिया, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। ठीक है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जस्ट गिव मी 1 minute टू एक्सप्लेन दिस टू यू। अब क्या करोगे बेटा, व्हेन यू सी अ सेल, अब शुरू हो गई मेरे पेन की प्रॉब्लम। इसका प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ नहीं आता। ये कभी कभी ना ऐसे डट के बैठा हुआ रहता है कि हाँ मैं एकदम से रिवोल्ट करूंगा, आई विल बिकम रेबेलियस। हटाओ यार इसको। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, अब देखो क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगल में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। ओके, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। अब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होता है तो यहाँ पे कौन स्टार्ट होगा, यहाँ पे बेटा आप देखोगे गोल्गी अपैरेटस, ये बहुत क्लोज एसोसिएशन में रहता है। ओके, अब ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सिस और इसको हम कहते हैं ट्रांस। ओके, सिस ट्रांस। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेटा RER है तो क्या रहेगा, वहां पे राइबोसोम्स रहेंगे तो वो प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो अब ये जो प्रोटीन बनाता है, ओके द प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड इन RER, ये क्या करेगा बेटा, गोल्गी बॉडी को भेजता है थ्रू सिस फेज, जो सिस का फेज है वहां पे भेजता है। अब क्या करेगा, सिस फेज से अंदर जाएगा, गोल्गी बॉडी के अंदर जाएगा हमारा प्रोटीन। अब वो प्रोटीन जाके पैक होगा,
ओके जैसे पैकिंग होती है ना, आप समझो कोई एक चीज है तो उसकी पैकिंग होती है। ओके अभी ये माउस है, तो माउस को हम क्या करेंगे, एक डब्बे में डालेंगे, उसको रैप करेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, हाँ दिस हैज टू बी पोस्टेड आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल इसको भेजना है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका लोकेशन है, ये इसकी डेस्टिनेशन है। तो गोल्गी बॉडी क्या करेगा, प्रोटीन है, प्रोटीन को पैक करेगा, पैक करके इसको पोस्ट ऑफिस से भेजेगा, कहां से, ट्रांसफेस से बाहर भेजता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। इसके अलावा और क्या होगा बेटा यहाँ पे, अगर अगर ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होना है, ओके या फिर ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होना है, अब प्रोटीन तो था, अब प्रोटीन के साथ साथ कौन ऐड हो गया, ओके वहां पे ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, तो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। अब ये फॉर्मेशन भी कहाँ पे होता है, गोल्गी बॉडी में होता है। तो याद रखो, अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वहां पे क्या होगा, लिपिड फॉर्मेशन होगा, तो लिपिड सिस से एंटर करेगा गोल्गी बॉडी में, पैक होगा, टैग होगा, लेबल होगा कि इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, फिर वो ट्रांस से बाहर जाता है और उसके लोकेशन में पहुंच जाता है। ठीक है, तो प्लीज डू रिमेम्बर। अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है। आई होप दिस इज क्लियर, सबको समझ में आ गया ना। तो कैसे जाएगा बेटा, एज वेसिकल्स, वेसिकल्स की फॉर्म में जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, मटेरियल्स टू बी पैक्ड एज वेसिकल्स, ओके वेसिकल्स की शेप में निकल के जाता है बाहर। ऑलराइट, कमिंग टू लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम क्या है, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus। ठीक है, चलो, तो लाइसोसोमल वेसिकल्स कंटेन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। देखो बेटा, इसका काम क्या है, अल्टीमेटली लाइसोसोम का काम क्या है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कोरोजिव टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, ये कुछ एंजाइम्स को सेक्रीट करता है डाइजेस्ट करने के लिए बायोमोलिक्यूल्स को, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड। तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम क्या करता है, थोड़ा 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 करके एंजाइम्स देते रहता है। ऑलराइट, सो लाइसोसोम हैव सो मच या फिर ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब बेटा एक और चीज है, मैंने आपको ये बताई थी, कब बताई थी, इसका मैंने सैटरडे संडे क्लास लिया था ना, इसका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो वहां पे मैंने आपको समझाया था, जो लाइसोसोम है ना, यहाँ पे एक एक्टिविटी होती है जिसको हम कहते हैं अपोप्टोसिस। ओके, एपोप्टोसिस होती है। तो अपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस मतलब इसको हम कहते हैं बेटा सुसाइड। ओके, एपोप्टोसिस प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं सुसाइड। तो क्यों सुसाइड, अब समझो, अब समझो कुछ सेल में गड़बड़ हो गई। ओके, सेल में गड़बड़ हो गई, अब क्या करेगा ये, अब क्या करेगा ये, सेल को बचाने के लिए, समझो अब ये सेल है, इसको अगेन कोई फंगल स्पोर ने इन्फेक्ट कर लिया। अब ये सेल बाजू के सेल को इन्फॉर्म करेगा, जैसे प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू किया था, तो यहाँ पे भी इन्फॉर्म करेगा, हाँ भाई देख लो हमारे पास फंगई का इन्फेक्शन हुआ है, तुम कोई केमिकल हार्मोन्स या फिर कुछ केमिकल सेक्रेट करो उससे प्रिवेंट करने के लिए या फिर फाइट करने के लिए। अब ये अगर सेल जिंदा रहेगा तो फंगल स्पोर से जो माइसीलियम बने हैं, वो माइसीलियम सारे अगल बगल के सेल्स में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सेल क्या करेगा, खुद को मारेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं या फिर एपोप्टोसिस भी कहते हैं। ये एपोप्टोसिस लाइसोसोम में होता है, इसीलिए इसका नाम है सुसाइड बैग ऑफ सेल। ये खुद को मार के बाजू के लोगों की जान बचाता है, लोग मतलब सेल, बाजू के सेल की जान बचाता है, अगल बगल वाले सेल्स की। ठीक है, देखो अगर बनना है तो लाइसोसोम जैसा बनो। ठीक है, देखो शहीद है, लाइसोसोम इज अ शहीद, ही इज अ मैरिटिव। चलो आगे बढ़ते हैं, वैक्यूल। ओके, तो वैक्यूल क्या है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस हैं, साइटोप्लाज्म हो रहता है इनमें। इट कंटेन्स वाटर, सैप या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वाटर होगा या कोई भी सैप होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, या फिर ऐसा होगा जो सेल के लिए जरूरी नहीं है। ओके, तो वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ओके, तो जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है, इसको याद रखो, वी कॉल इट एज टोनोप्लास्ट। आई हैड सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था वीकेंड के क्लासेस में।
In plant cells, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of cell. आपको पता है ना, sap means fluid, SMIT. sap का मतलब है बेटा fluid. आप ना डिक्शनरी निकाल के देखो, बायोलॉजी की डिक्शनरी निकाल के देखो, wherever you come across a word sap means fluid. It's just a fluid. अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, अब कुछ मिनरल्स हो सकते हैं इसमें, ओके, कुछ मिनरल्स होंगे, बस उतना ही. अगर अगर ये स्टोरिंग है, कुछ वैक्यूल्स हैं बेटा जो स्टोर करते हैं, तो वो दूसरा है. बट यहाँ पे ये हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल. अब जिसे सेल के मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, तो सेल का ये मेम्ब्रेन है. इसी तरह वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन. टोनोप्लास्ट के अंदर होता है सैप. ठीक है, SS एंड SMIT. एंड याद रखो, प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो सेंट्रल लोकेशन को ऑक्यूपाई करता है. क्यों? क्योंकि प्लांट सेल्स में ज्यादा वाटर कंटेंट होता है. ओके, आप देखे होंगे ना, अपना कोई भाजी निकालो, जैसे धनिया है या मेथी की भाजी है, आप उसको तोड़ो, मतलब मिट्टी से अलग करो, उसको रखो ऐसे ही, एक दिन वो फ्रेश रहेगी, दूसरे दिन से मुरझाने स्टार्ट हो जाता है. ओके, मुरझाने लगता है. क्यों मुरझाने लगता है? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो सूखने लगता है. सूखने लगता है या फिर इवोपरेट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है प्लांट सेल्स के अंदर, इसीलिए जो भाजी पत्ती है वो जल्दी सूख जाती है. वैसे एनिमल सेल की तुम बात करो, एनिमल सेल ना, उसमें सूखने वाली बात नहीं है, वहां पे स्पॉइलिंग की बात आती है. ठीक है, वहां पे स्पॉइलिंग की बात आती है. तो ये चीज आप याद रखो, प्लांट्स में यूजुअली वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल में. एनिमल्स में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे इधर उधर प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, अब देखो, तो इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट facilitates the transport of ions and other materials against the concentration gradient into the vacuole. अब जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता था, है ना, ट्रांसपोर्ट को कैसे फैसिलिटेट कर रहा था, डिफ्यूजन करवाया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाया, तो इसी तरह वैक्यूल में भी उसका मेम्ब्रेन जो है टोनोप्लास्ट, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स को फैसिलिटेट करता है. किस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे, अगेन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है, मैंने आपको समझाया. मतलब एक मेम्ब्रेन के एक साइड में लेस कॉन्सेंट्रेशन होगा, दूसरी साइड में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा. अब जहां पे कम और ज्यादा होता है, कम और ज्यादा के डिफरेंस को हम कहते हैं ग्रेडियंट. ठीक है, चलो, हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज हायर इन वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म. ऑलराइट, चलो, इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन एक्सक्रीशन. देखो बेटा, ये जो वैक्यूल्स है ना, ये किस सेल में है उसके हिसाब से इसका फंक्शन बदलता रहता है. अब हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में यूजुअली क्या करेगा, टोनोप्लास्ट के अंदर सिर्फ सैप रहता है. सैप क्या है, ये बेटा स्टोर करके रखता है पानी को. अगर कभी स्केर्सिटी आ जाए, पानी की डिफिशियंसी हो जाए पानी की, तो पानी को यूटिलाइज करने के लिए सेंट्रल वैक्यूल में स्टोर करके रखता है प्लांट. ठीक है, तो स्टोर करके क्या करेगा, ये फैसिलिटेट करेगा कुछ मिनरल्स को या कुछ आयन्स को. ऑलराइट, ये होगा प्लांट्स में. अब अमीबा में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ना बेटा, ये मेंटेन करता है ऑस्मो रेगुलेशन. अब आप मुझे पूछोगे मैम ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, बेटा ऑस्मो रेगुलेशन मतलब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद द वाटर कॉन्सेंट्रेशन. देखो बेटा, याद रखो, ये सॉल्ट और वाटर की जो दोस्ती है ना, सॉल्ट और वाटर की दोस्ती, इस दोस्ती को ही बेटा वो हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. जहां पे सॉल्ट ज्यादा है वहां पे ऑटोमेटिकली पानी ज्यादा चाहिए, जहां पे सॉल्ट कम है वहां पे वाटर की नीड ज्यादा नहीं है. तो अब क्या होगा, तो इस बेसिस पे, ओके, अभी कोई अमीबा है, अमीबा के अंदर समझो नमक ज्यादा है, ओके, NaCl ज्यादा है, या कोई भी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या करेगा, अमीबा तो एक्वाटिक सिस्टम में रहता है, बाहर पानी है, तो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू उसको अंदर लेगा. ओके, इट विल एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स. अगर इसको अभी क्या क्या लगता है, हाँ भाई, अमीबा को ऐसा फील होगा कभी कभी, मेरे पास बहुत ज्यादा वाटर है, अभी एक्सेस हो गया, अब इसको एक्सक्रीट करो, तो ये एक्सक्रीट करता है. तो मेनली जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है. बट आपके एनसीईआरटी ने एक्सक्रीशन दिया है, तो एक्सक्रीशन याद रखो तो काफी है.
ठीक है, चलो। तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बेटा ऑस्मोसिस को रेगुलेट करने वाला, रेगुलेट मतलब ऑल्टरिंग, ऑस्मोसिस को ऑल्टर करके मेंटेन करने वाले को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। जैसे थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन मतलब हीट को मेंटेन करना। ओके, कभी कभी हीट ज्यादा करता होता है, कभी कभी कम होता है, तो इसको हम रेगुलेट करते हैं। ओके, समझो अभी गर्मी है, मैं फैन ऑन किया, मैंने फैन ऑन किया तो मैंने क्या किया, खुद को थर्मो रेगुलेट किया। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है, मैंने क्या किया, हीटर लगाया, तो दिस इज थर्मो रेगुलेशन। इसी तरह अमीबा के सेल में भी ऑस्मो रेगुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि पानी में रहने वाले सेल्स है ना बेटा, इनके पास होना बहुत जरूरी है। कमिंग टू प्रोटिस्ट, इनके पास फूड वैक्यूल्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। द वर्ड एनगल्फ मींस निगलना। ओके, निगलना, जैसे एकदम ऐसे ले लिया ग्रुप बोल के निगल दिया। ओके, निगलना जिसको कहते हैं बेटा स्वॉलो, ये होता है फूड वैक्यूल्स। ऑलराइट, नाउ दीज आर क्लियरली विजिबल ओनली व्हेन स्टेन्ड। क्योंकि बेटा आपको पता है इसमें सिर्फ पानी भरा हुआ होता है। ओके, तो ये क्या करोगे आप, इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप में माउंट करके देखोगे तो नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेन करना पड़ेगा। जैसे कोई सैफ्रनिन ले लिया, मिथिलिन ब्लू ले लिया, आयोडीन स्टेन ले लिया, तो ऐसे करके आप अगर कोई स्टेन लोगे या कोई कलरिंग एजेंट लोगे तो तभी वो आपको विजिबल रहेंगे। कौन? वैक्यूल्स भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी। हम लोग अभी माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, वैक्यूल्स भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्लियरली विजिबल होने के लिए यहाँ पे स्टेन करो, ये यहाँ पे कहा है। तो इसकी नंबर, शेप, साइज डिपेंड करती है बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ सेल इट इज प्रेजेंट इन। अगर मसल सेल है तो डिफरेंट होगा, अगर स्केलेटल सेल है तो डिफरेंट होगा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर समझो कोई एक कार्डियक मसल है तो वहां पे डिफरेंट होगा। तो द नंबर, शेप, साइज okay of mitochondria per cell, it is variable depending on the physiological activity of that cell. okay, ये सेल सेल में थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, विल एंड हियर। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक वहां पे होता है जिसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है। ऑलराइट, तो वो आपको याद रखना है। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग्स बनाता है, जैसे ऐसे ऐसे करके ये इनफोल्डिंग्स बनाता है। तो इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज क्रिस्टे। सिस्टर्ने इन गोल्गी बॉडी, क्रिस्टे इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्रिस्टे क्यों है बेटा, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ना कुछ पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं F0 और F1 पार्टिकल। इसका फंक्शन आपको अब नहीं पता, अब जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ोगे ना, रेस्पिरेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स में, तो अब वहां पे देखोगे। ओके, मैंने आपको समझाया है बेटा, यूजुअली जो ग्लूकोज है, ओके, जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस करेगा, पाइरुवेट बनाएगा, फिर क्रेब्स साइकिल में वो एंटर होगा, फिर इट विल गो इनटू द ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो वहां पे इनकी जरूरत पड़ती है F0 F1 पार्टिकल्स की। ठीक है, तो ये वहां पे क्या करेंगे, ये हमको ATP के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं बेटा। ऑलराइट, तो वो आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, मैट्रिक्स पोजेस सर्कुलर DNA। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको समझा था एंडोसिम्बायोटिक थियरी, है ना। मैंने आपको ये, जो बच्चे मेरे क्लास सुने होंगे सैटरडे संडे के, उनको पता होगा एंडोसिम्बायोटिक थियरी को ये फॉलो करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनके पास अपना खुद का DNA है। अब देखो यूजुअली क्या होगा, सेल होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर DNA होगा, तो वो सेल का जो DNA है वो न्यूक्लियस के अंदर है। बट ये तो ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल के अंदर भी आपको DNA देखने को मिल रहा है, इसके लिए एक हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री क्या है वो मैंने आपको बताया है ना। तो पुराने जमाने में क्या थे, दो बैक्टीरिया थे, एक बड़ा बैक्टीरिया एक छोटा बैक्टीरिया। बड़े बैक्टीरिया ने छोटे बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया, और फिर बाद में इस बड़े बैक्टीरिया को रियलाइज हुआ कि ये तो छोटा बैक्टीरिया हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो इसलिए इसको रखा। बड़े बैक्टीरिया ने छोटे बैक्टीरिया को रखा ताकि वो यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो सके। सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअल बेनिफिट, आपको भी बेनिफिट होगा, मुझसे भी बेनिफिट होगा, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो इसीलिए क्या हुआ, वो जो बड़ा बैक्टीरिया ने छोटे बैक्टीरिया को रखा। ये कब हुआ था,
जब सेल्स का एवोल्यूशन अभी ठीक से हुआ भी नहीं था, तब की बात है ये, ठीक है। तो इस थियरी को बेटा एंडोसिम्बायोटिक थियरी कहते हैं, और इस थियरी में आने वाले दो ऑर्गेनल्स हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ऑलराइट, देन सो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ये थ्रू फिजन डिवाइड करते हैं। ऑलराइट, सो फंक्शन क्या है, दीज आर द साइट्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, मैंने बताया ना, तो रेस्पिरेशन होकर अल्टीमेटली हमको एटीपी मिलते हैं, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। एंड बिकॉज दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ एटीपी, तो इसका नाम है पावर हाउस। पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, किससे, एटीपी से। कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, इसीलिए इसको हमने पावर हाउस ऑफ द सेल कहा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। कल बेटा इसको कंटिन्यू करेंगे, नॉट कल, ऑन मंडे। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। आई एम सॉरी शिलोंग के बच्चों को, जो भी शिलोंग के बच्चे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिलेबस आपके पास खत्म हो गया है, बट क्या करें बेटा, मैंने सेल साइकिल को खत्म किया था, अभी ये चैप्टर हो रहा है। यस जेएनवी हावेरी, यू हैव रेज्ड हैंड, एनी डाउट्स प्लीज आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट। कुछ डाउट है तो पूछो। तो इसीलिए शायद आपको रिपीटेटिव क्लास सुनना पड़ रहा है, बट मैं क्या करूं, पुणे रीजन के बच्चों को तो ये नहीं हुआ है ना, तो इसीलिए। यस जेएनवी हावेरी, यू हैव रेज्ड हैंड, आस्क, आस्क द क्वेश्चन, क्या है आपका सवाल? What is your question? ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ. JNV ಹಾವೇರಿ, अदर्स कैन लीव, जिसको कुछ कोई डाउट नहीं है तो वो निकल सकता है बाहर मीटिंग से। एनी डाउट JNV हावेरी? नो, आई थिंक बाय मिस्टेक यू हैव रेज्ड हैंड। मैडम नेक्स्ट लेसन प्लीज, बायोमोलिक्यूल्स। आई हैव कंप्लीटेड इट। ओ माय गॉड जेएनवी हावेरी, मैंने बायोमोलिक्यूल्स बहुत डिटेल में कंप्लीट किया है। अगर आपको इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए तो बेटा आपके जो स्कूल में कोऑर्डिनेटर होते हैं ना अवंती के, आप उनसे पूछिए। मैंने जो क्लासेस लिए हैं बायोमोलिक्यूल्स के, सारे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगे। वी आर नॉट देयर इन योर क्लास। देन फ्रॉम विच क्लास यू आर? यू बिलोंग टू पुणे रीजन राइट? जेएनवी हावेरी, आप पुणे रीजन के हो ना? नो प्रॉब्लम, हैदराबाद रीजन, ओके, देन विनय टेक्स योर क्लासेस राइट? विनय आपकी क्लास लेते हैं। ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಹಾವೇರಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ನಿಯರ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 5 to 6 ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಾನು 6 ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಆಸ್ಕ್ ಟು ದೇವರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೈ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್टर बिकॉज वी हैव प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी बेटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोमोलिक्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको फर्स्ट किया, फर्स्ट मैंने वो उस चैप्टर को लिया था बायोमोलिक्यूल्स को। ओके, थैंक यू सो मच जेएनवी हावेरी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। चलो, आपकी मुझे 8th की क्लास को ज्वाइन करना है बेटा, सॉरी 12th की क्लास को।